हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है मास्टर योर इमोशंस, जिसे लिखा है थिबोट म्यूरिस ने। थिबोट म्यूरिस एक कोच, मेंटोर और राइटर हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। वो whatisppersonaldevelopment.org वेबसाइट के फाउंडर भी हैं। थिबोट के मास्टर बुक सीरीज़ की दुनिया भर में हजारों कॉपी बिक चुकी हैं। अपनी लाइफ के हर मिनट में आप कुछ फील करते हो, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा और ना जाने कितने ही और इमोशंस। यहाँ तक कि अगर आप न्यूट्रल या बेपरवाही फील कर रहे हो तो वो भी एक फीलिंग है। इमोशंस को हम उतनी अहमियत नहीं देते जितनी देनी चाहिए। इमोशन का हम पर फिजिकली और मेंटली इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अक्सर इन्हें सिर्फ परेशान करने वाली चीज़ के तौर पर देखा जाता है। सही गाइडेंस के बिना इमोशंस को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने इमोशंस को समझना क्यों ज़रूरी है, उदास और दुखी ना होना इतना मुश्किल क्यों होता है। साथ ही आप समझेंगे कि इमोशंस को हेल्दी नज़रिए से कैसे देखा जाए। ये अप्रोच आपके लिए अपने नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाना आसान कर देगी। इमोशंस आपके दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। ये आपको इमोशनली मैच्योर होने और ज़्यादा खुश रहने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, मास्टर योर इमोशंस बाय थिबोट म्यूरिस। पहला सबक है हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट योर इमोशंस। आपकी आज की लाइफ आपके पूर्वजों की लाइफ से बहुत अलग है। आपको खाने के लिए जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप मार्केट से उसे आसानी से खरीद सकते हो। आपको किसी जानवर से छिपने या डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अभी तक गया नहीं है। जब आप खतरे में होते हैं तो ये मैकेनिज्म आपको भागने की एनर्जी देता है। सेम यही मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इवेंट्स को याद रखता है। आपके पूर्वजों के टाइम पर जो नेगेटिव इवेंट्स होते थे उनका नतीजा ज़्यादातर खतरनाक होता था। जैसे कि मान लो कोई कबीला अगर आपको अपनाने से इनकार कर देता था तो आपके ज़िंदा बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते थे, क्योंकि कौन आपको जानवरों के हमले से बचाता और आपका खाना आपके साथ शेयर करता। नेगेटिव इवेंट्स अभी भी लोगों को इमोशनल तकलीफ देते हैं, फिर भले ही इसमें जान का खतरा ना हो तो भी। जब आपके बॉस आपको डांटते हैं तो आपको आज भी बुरा लगता है, आप आज भी उदास हो जाते हैं। जब आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं करता, इस नेगेटिविटी व्याज ने हमारे पूर्वजों को ज़िंदा रहने में हेल्प की थी, लेकिन अब ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस आपके काम को क्रिटिसाइज करता है या आपका फ्रेंड आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपकी जान नहीं चली जाएगी। लेकिन इमोशनल पेन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें तकलीफ होती है। आपको इस डिस्कम्फर्ट से बचने और खुश रहने के लिए नेगेटिविटी व्याज से एक्टिव होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में तब तक रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से बिहेव करते हो, जैसे कि अच्छा खाना खाना। ये न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। अब क्योंकि डोपामाइन इंसान को अच्छा फील कराता है तो कई लोग इसे अब्यूज यानी इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, जैसे कि नॉन स्टॉप खाना खाते रहेंगे या सेक्स एडिक्ट बन जाते हैं। किसी भी तरह की एडिक्शन यानी लत हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होती है। जैसे आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको मटेरियल चीज़ें अचीव करके खुशी मिलती है। लेटेस्ट कार या फ़ोन आपको वो खुशी देता है जो आप फील करना चाहते हो। दूसरी मटेरियल चीज़ की तरह आप अपनी फैंसी कार या नए फ़ोन के साथ बिजी हो जाते हो। ये आपको खुशी तो देगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। इसे हेडोनिक एडप्शन कहते हैं। ये टेम्परेरी खुशी आपको कुछ समय के लिए खुश कर देती है, इसलिए आप इसके पीछे भागते हैं, फिर चाहे ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। हम सब के अंदर कुछ लेवल की खुशी होती है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग नेचुरली खुश रहते हैं और कुछ न्यूट्रल रहते हैं। आपकी खुशी का लेवल तब ऊपर चढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हो जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब जरा फिर से नई कार या नया फ़ोन लेने के एग्जाम्पल पर चलते हैं। कार या फ़ोन खरीदने से आपकी खुशी के लेवल में स्पाइक आता है, लेकिन बाद में ये वापस बेस लाइन पर चला जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा हायर लेवल पर नहीं रहने वाली? बेशक नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के ऑथर सोंजा लिवोमरस्की के हिसाब से खुशी का 1% होता है। आपकी खुशी का 50% आपके जीन से आता है, 40% इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर से आता है, जैसे मटेरियल चीज़ें या प्रमोशन मिलने से। खुशी के परसेंटेज से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि खुश होना आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि आपके साथ क्या होता है। सच्ची खुशी तो आपके अंदर से आती है। अगला सबक है द नेचर ऑफ इमोशंस। अपने इमोशंस को हैंडल करना ट्रिकी हो सकता है, खासकर तब जब वो नेगेटिव होते हैं। आप तुरंत अपने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल करना पॉसिबल है, ये समझकर कि ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं।
जैसे पेनीलोप को ये सोचकर चिड़चिड़ाहट होती है कि वो देर से उठी है, इसके बाद उसे जल्दी जल्दी नहाना पड़ता है, ब्रेकफास्ट करना पड़ता है और काम पर भागना पड़ता है। इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाती। अगर वो खुद को बोल भी दे कि उसे इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए तो भी ये तरीका काम नहीं करता है। इसके बजाय पेनीलोप खुद को अपने इमोशन से डिटैच यानी अलग कर सकती है। वो बोल सकती है, हाँ जिस तरह से मेरा दिन शुरू हुआ है उससे मुझे चिढ़ हो रही है, लेकिन ये इरिटेशन धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर अच्छा फील करने लगूंगी। इमोशंस आते जाते रहते हैं, आप जो अभी फील कर रहे हो वो हमेशा नहीं करने वाले। नेगेटिव इमोशंस बुरी चीज़ है, इन्हें आप इतना भी बेकार मत समझो। कई बार ये आपके लिए एनकरेजमेंट का कारण भी साबित होते हैं कि आपको कुछ करना चाहिए। हार की फीलिंग आपको अगली बार और ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करती है। किसी अपने का खोना आपको उन लोगों की कदर करवाने लगता है जो आपके पास अभी मौजूद हैं। अगर आप अभी भी नेगेटिव इमोशन से डील करते करते परेशान हो चुके हैं तो उस टाइम को याद करो जब आपने उन्हें पास्ट में एक्सपीरियंस किया था। आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन को पहले भी फेस कर चुके हैं और तब भी आप उससे निकल पाए थे। चाहे आपको कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो, आपको पता होना चाहिए कि यह फीलिंग भी चली जाएगी। नेगेटिव इमोशन से डील करने का एक और हेल्दी तरीका है कि इस बात को याद रखें, ये आपको डिफाइन नहीं करते। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एक फेलियर हैं। जो आपको अभी फील हो रहा है एक इंसान के तौर पर आपको किसी से कम नहीं बनाता। फिर से याद दिला दें कि आपको खुश रहने के लिए एक्टिव होकर पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना होगा। क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप जो सोचते हो उसी को अट्रैक्ट करते हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट दोनों पर अप्लाई होता है। मान लो अभी आप किसी बुरी सिचुएशन में हो, जिस टेस्ट के लिए आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी उसमें आप पास नहीं हो पाए और ऊपर से आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। ये दोनों इवेंट आपको अपनी लाइफ के उन बाकी के एरिया पर फोकस करने देंगी जो गलत जा रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे में आपको याद आए कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपको लगता है कि जैसे कोई आपको पसंद नहीं करता, आप अकेले और उदास फील करते हो। नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान है, लेकिन जो इमोशन आप पर हावी हो रहा है आपको उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद करना होगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया, जब आपको कोई फीलिंग आए तो आपको उस फीलिंग के बारे में अवेयर होना होगा। खुद को बार बार याद दिलाते रहो कि ये फीलिंग जल्दी ही चली जाएगी। यह आपको अपने इमोशंस और उन्हें क्या ट्रिगर करता है इस चीज़ को ट्रैक करने में भी मदद करेगा। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है, तो छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती है। सोफिया ने इसे पेपर पर लिखा और जब भी उसे गुस्सा आता वो खुद को ऑब्जर्व करने लगती। अक्सर वो पास्ट में की गई अपनी दूसरी गलतियों पर भी फोकस किया करती थी। ऐसा सोचने से सोफिया खुद से यही कहेगी कि वो कभी कुछ सही नहीं कर सकती और वो एक लूजर है। लेकिन सोफिया ने इस नेगेटिव साइकिल से बचने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो खुद को याद दिलाती थी कि वो भी एक आम इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। सोफिया खुद को ये भी याद दिलाती कि उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट भी तो किया है। थॉट्स की नेगेटिव साइकिल को रोकने के लिए खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। पता लगाओ कि आपके इमोशंस को क्या ट्रिगर करता है। उस दौरान आप खुद को क्या क्या कहते हैं, वो कौन सी चीज़ हैं जिसने आपको इस नेगेटिव साइकिल से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। नेक्स्ट है चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। एक्सटर्नल फैक्टर्स सिर्फ आपकी खुशी के लिए 10% जिम्मेदार होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स के एग्जाम्पल में आता है कि आपके पास कितना पैसा है। दूसरा एग्जाम्पल होगा लाइफ में कोई चीज़ अचीव करना, जैसे कि 30 से पहले शादी कर लेना। ज़्यादा स्पेसिफिकली बोलें, ये चीज़ें एजम्पशंस यानी अनुमान कहलाती हैं। ये एजम्पशंस चाहे कितनी भी छोटे क्यों ना हो फिर भी आप पर असर डालते हैं। यही वजह है कि आपको इन चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना होगा। आगे कुछ कॉमन बिलीफ्स के बारे में बताया गया है। ये एक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम जो आप अभी फेस कर रहे हैं सच में प्रॉब्लम ना हुई तो केटी ने ये अफवाह सुनी थी कि शायद उसे जॉब से निकाला जा सकता है। शुरू में उसने सोचा अगर ऐसा हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कि वो अब अपने ड्रीम जॉब को फॉलो कर सकती है। मुझे शादी करके बच्चा पैदा करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन आमतौर पर पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से की जाती है, सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा बोल रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपको सच में ऐसा करना चाहिए। शादी करना और बच्चे पैदा करना आपकी अपनी मर्जी से होना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रेशर में आकर। मुझे फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लग रहा है। हर किसी को डर लगता है, फ्यूचर के बारे में सोचकर सबको डर लगता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान होने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है। फ्यूचर को लेकर आपकी चिंता से कुछ बदलने वाला नहीं है। इसके बजाय प्रेजेंट पर फोकस करो। आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देकर अपना बेस्ट कर सकते हो। इस बात पर ध्यान दो कि आपके साथ जो चीज़ें होती हैं उसे आप कैसे देखते हैं। अगर आप अपनी बदकिस्मती के लिए लोगों को या हालात को ब्लेम करते हो तो अभी इस हैबिट को बदलने की ज़रूरत है।
अपने एक्शन की जिम्मेदारी आपको खुद लेना सीखना होगा। आपके साथ क्या होगा या क्या नहीं इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने रिएक्शन को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ तय करेंगी कि आप खुश रहेंगे या दुखी। नेक्स्ट है लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। लाइफ में अगर खुश रहना है तो अपने इमोशंस को दिल में दबाकर मत रखो। गुस्सा, कड़वाहट और बाकी नेगेटिव इमोशंस आपको मेंटली और इमोशनली डैमेज कर सकती हैं। इससे पहले के चैप्टर्स में हम ये चीज़ें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी नज़र आते हैं। जैसे कि जब आपको गुस्सा आता है तब आप कैसा फील करते हैं। आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी हथेलियाँ पसीने से भीग जाती हैं, आपको गर्मी महसूस होने लगती है और आप किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए ये ज़रूरी है आप अपने इमोशंस को दिल में दबाकर ना रखें। सबसे पहले अपने इमोशंस को खुद से अलग करके ऑब्जर्व करो। जब पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसके काम में करेक्शन किया तो उसे बड़ा स्टूपिड जैसा फील हुआ। उसे लगा जैसे वो ये जॉब और पोजीशन डिजर्व ही नहीं करती है। ऐसे में पेनी के लिए स्टूपिड फील करना नॉर्मल था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो खुद को इस फीलिंग से डिटैच्ड यानी अलग रखेगी। उसने सोचा मुझे स्टूपिड जैसा फील हो रहा है, लेकिन मैं स्टूपिड हूँ नहीं। खुद को इमोशन के साथ जोड़कर देखना और इमोशन को खुद से अलग चीज़ के तौर पर देखने में बहुत फ़र्क होता है। उसने खुद को नेगेटिव बातें सुनाने से भी रोका। ऐसे में आमतौर पर पेनी उन पलों को याद करने लगती थी जब उसने स्टूपिड जैसा फील किया था। ये चीज़ उसे खुद के बारे में और भी बुरा फील कराती थी। तो पेनी ये सोचकर अपने स्टूपिड फील करने की फीलिंग को बढ़ाना नहीं चाहती थी। सेकंड, अपने इमोशन को एक लेवल दो। इमोशन को एक ऐसी चीज़ समझो जो टेम्परेरी है। जैसे आप कोई कपड़ा पहनते हो तो उसे बदलते भी तो हो। इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते। अपने इमोशंस को देखने का नज़रिया चेंज करने के लिए उस चीज़ पर वापस जाओ जो पेनी ने किया था। ये सोचने के बजाय कि मैं दुखी हूँ, इस स्टेटमेंट को एकदम अलग तरीके से फ्रेज करो, जैसे मुझे दुख हो रहा है या मुझे दुख महसूस हो रहा है। ये चीज़ आपके और आपके इमोशन के बीच कुछ दूरी क्रिएट करेगी। इस तरह आपके लिए उनसे दूर होना आसान हो जाएगा। थर्ड, अपने इमोशंस को पकड़कर मत रखो, उन्हें जाने दो। ये समझो कि ऐसे दो कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने इमोशंस पर डिपेंडेंट हो जाते हो। पहला ये कि ये उस स्टोरी या उन बातों को और मजबूत कर देता है जो आप खुद को सुनाते हो। जब आप उदास होते हो तो उस वक्त आप और ज़्यादा दुखी फील करना चाहते हो। ये बड़े अफसोस की बात है कि आमतौर पर लोगों के अंदर खुद को तकलीफ पहुंचाने की टेंडेंसी होती है। दूसरी बात, आपको लगता है कि आप अपने इमोशंस हो, लेकिन आपको पता है कि ये बात क्यों सच नहीं है। आप तब तक परेशान रहोगे जब तक आप खुद को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना बंद नहीं करोगे। एमिली को अधूरापन सा महसूस होता था। अपने फ्रेंड्स और कलीग्स की तुलना में वो खुद को लूजर समझती है। वो लोग इतने पर्सनल माइलस्टोन्स अचीव कर रहे थे कि एमिली को उनसे जलन होने लगी थी। तो एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई। उसे खुद पर गर्व महसूस करने की ज़रूरत थी। उसने वो गोल्स लिस्ट से हटा दिए जो एक दिन में करना नामुमकिन था। जैसे कि एमिली ने लिखा कि वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए 1 घंटा जॉगिंग करेगी, लेकिन सक्सेसफुली 1 घंटा जॉगिंग करने के लिए डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। उस गोल को अचीव ना कर पाने की वजह से एमिली को लगा कि वो किसी काबिल नहीं है। एमिली के लिए ये सोचना और भी बुरा साबित होने लगा था कि वो नाकाबिल है। यही वजह थी कि उसने धीरे धीरे डिसाइड किया कि वो अपनी फीलिंग्स को पकड़ कर नहीं रखेगी। ये सोचना गलत होगा कि वो काबिल नहीं है। एमिली ने अपने डेली गोल्स चेंज करके अचीवेबल बनाए और अब उसे स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि एमिली को अपने माइलस्टोन अचीव करने से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। फोर्थ, अपने इमोशंस को लेट गो करने के लिए द सीडोना मेथड सीखो। द सीडोना मेथड हेल डोएस्किन की बुक का एक कॉन्सेप्ट है। ये आपको 3 अलग अलग तरीके से इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है। पहला तरीका है अपने इमोशंस को पकड़ो मत। नेगेटिव इमोशंस को भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें निकल जाने दो। सेकंड तरीका है उन इमोशंस को अपनी लाइफ में एक स्पेस बनाने दो। ऐसा करके आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते, यानी उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दे रहे। आप बस उन्हें आने दो। थर्ड तरीका है उन्हें वेलकम करो। इसमें आप बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो। उन्हें करीब से ऑब्जर्व करके आप जान जाओगे कि ये इमोशंस आखिर आ कहाँ से रहे हैं। द सीडोना मेथड के अनुसार अपने इमोशंस को लेट गो करने के लिए आप ये 5 स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1, एक खास इमोशन पर फोकस करो जिस पर आप काम करना चाहते हो। जरूरी नहीं ये वो इमोशन हो जो आप स्ट्रांगली फील करते हैं। ये कोई सिंपल इमोशन भी हो सकता है, जैसे कि लंबी लाइन को देखकर चिढ़ फील करना। सेकंड और थर्ड स्टेप में आपको खुद से ये सवाल पूछने होंगे। ये उस अप्रोच पर डिपेंड करता है जो आप ऊपर बताए गए तीनों तरीकों में से चुनेंगे। ये उस अप्रोच पर डिपेंड करता है जो पहले बताए गए तीनों तरीकों में से चुनेंगे। फर्स्ट तरीके के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को जाने दे सकता हूँ और क्या मैं इस फीलिंग को जाने दूंगा। सेकंड तरीके के लिए,
क्या मैं इस फीलिंग को यहाँ रहने दे सकता हूँ, क्या मैं इस फीलिंग को यहाँ रहने दूंगा। थर्ड तरीके के लिए, क्या मैं इस फीलिंग को वेलकम कर सकता हूँ और क्या मैं इस फीलिंग को वेलकम करूँगा। पूरी तसल्ली के साथ हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करो। यहाँ कोई गलत या सही जवाब नहीं है, इसे समझने का बस एक तरीका है कि आप क्या फील कर रहे हो, ये समझो और फिर उस फीलिंग को आने दो। स्टेप 4 है खुद से पूछना, कब। आपका जवाब हमेशा होना चाहिए अभी। आपको इस फीलिंग से छुटकारा पाना है, बहाने मत बनाओ, आपको इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5 है पूरे प्रोसेस को फिर से रिपीट करो जब तक कि आपने जो इमोशन फोकस करने के लिए चूज किया है वो दूर ना हो जाए। द सीडोना मेथड सुनने में इतना सिंपल लगता है कि ये इफेक्टिव होगा या नहीं इस बात पर डाउट होता है, लेकिन कई बार सिंपल से सिंपल चीज़ों का भी लाइफ पर सबसे गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको इस प्रोसेस पर भरोसा नहीं भी है तो भी आप इसे ट्राई तो कर ही सकते हैं। डेली अपने इमोशंस को जाने देने की प्रैक्टिस करो, जल्दी ही आप अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओगे। नेक्स्ट है हाउ इमोशन कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो टेम्परेरी हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी लाइफ में अनकंफर्टेबल या दुखी फील नहीं करना चाहता है, लेकिन ये फीलिंग्स कई बार एक साइन भी हो सकती हैं। इमोशंस आपको एक मैसेज भेजते हैं और आपको उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हैरियट हमेशा स्ट्रेस में रहती है, उसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, ना अपनी जॉब से, ना अपने रिलेशनशिप से और ना ही अपनी अचीवमेंट से। फिर अचानक एक दिन हैरियट ने डिसाइड किया कि वो एक नए शहर में रहने चली जाएगी। ये हैरियट की लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो हर रोज़ नई सुबह का इंतजार करती थी, छोटी छोटी चीज़ों में भी उसे खुशी मिलने लगी। हैरियट आज से पहले अपनी लाइफ में इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। अपने इमोशंस को समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। हैरियट ने अगर अपनी फीलिंग्स को अनदेखा किया होता तो वो अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन कभी नहीं ले पाती। उसे पता था कि उसे अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हैरियट ये मानने से इनकार कर देती है कि वो नाखुश है तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपने थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी देता है। ये आइडिया जिम रेटमर और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉशंस लीडरशिप से लिया गया है। सेल्फ अवेयरनेस एक सिंगल लाइन यूज करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। जो भी आप सोचते, फील या बिहेव करते हो, खुद से पूछो क्या वो लाइन से ऊपर है या नीचे। लाइन से ऊपर का मतलब है कि आप इस बात के प्रति सेल्फ अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। इसका मतलब कि आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। अगर आप क्यूरियस हो और कॉन्शियसली कुछ सुन रहे हो तो आप लाइन से ऊपर हो। साथ ही आप जो फील कर रहे हो उसे खुद को फील करने देते हो और लास्ट में आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो और अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेते हो। लाइन से नीचे होने का मतलब है कि आपके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये कुछ टिपिकल बिहेवियर, एक्शन और फीलिंग्स हैं जो बताते हैं कि आप लाइन से नीचे हैं। जब आप लगातार खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढने लगते हैं, आप बहस और गॉसिप करते हैं। इसके अलावा आप ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके बिलीफ्स को चैलेंज करे, इसलिए आप उन लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हो जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है। आप जो भी करें पहले खुद से पूछो क्या ये लाइन के ऊपर है या नीचे। इसका जवाब आपको यह तय करने में हेल्प करेगा कि क्या आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है, यह आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे और ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस किया जाए। इससे पहले कि आप ये करें, आपको अपने करंट इमोशनल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। एक हफ्ते के लिए उन इमोशंस को ऑब्जर्व करो जो आप डेली फील करते हो। इसके लिए एक नोटबुक या पेपर भी चलेगा। 1 से 10 के स्केल पर अपनी फीलिंग्स को रेट करो, 1 सबसे बुरे के लिए और 10 बेस्ट के लिए। हर हफ्ते के एंड में इसे टोटल स्कोर दो। साथ ही आपको इन सवालों का भी जवाब देना होगा। आपने क्या नेगेटिव इमोशंस फील किए, इन फीलिंग्स की वजह क्या है, उस नेगेटिव इमोशंस के एक्सपीरियंस और आपने उसका क्या मतलब निकाला, उसे याद करो। क्या आपकी इंटरप्रिटेशन सही थी, वो सिचुएशन के फैक्ट्स के कितने करीब था। नेगेटिव इमोशन को महसूस करने से रोकने के लिए आपने क्या किया, क्या ये नेचुरली हुआ या आपने उन्हें रिलीज करने के लिए कुछ किया। अगली बार इन नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करके आप 2 चीज़ अचीव करोगे। एक ये कि आप हर हफ्ते उनके प्रति अवेयर रहेंगे। इससे आप अपना पॉजिटिव मूड मेंटेन रख सकते हैं या खुद को खुश करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। दूसरा, आप नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पाने और खुश रहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। फर्स्ट, आपने नेगेटिव इमोशंस के बारे में जाना। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी। इसलिए आपके अंदर भी अभी तक नेगेटिविटी बियाज हैं। आपको इस नेगेटिविटी बियाज से एक्टिव होकर लड़ना होगा, क्योंकि ये आपको खुश रहने से रोकता है। आपकी खुशी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो और क्या सोचते हैं, ना कि इस बात पर कि आपके साथ क्या हो रहा है। सेकंड, आपने जाना कि इमोशंस टेम्परेरी होते हैं। आपको ये याद रखना होगा, खासकर तब जब आप नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो। याद रखें
कि सारी बुरी चीज़ें जल्द ही चली भी जाएंगी और आप उन्हें दूर कर सकते हो। थर्ड, आपने अपने नज़रिए को चेंज करने के बारे में जाना ताकि आप खुश रह सकें। उन अजम्पशंस को मत सुनो जो लोग आपके बारे में बनाते हैं, जैसे कि आपको शादी करने और घर बसाने की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप खुद ना चाहें। आप जो नहीं चाहते हो उसे करके आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। फोर्थ, आपने जाना कि अपने इमोशंस को आने से रोको मत। अपने इमोशंस को डिटैच होकर ऑब्जर्व करो, उन्हें लेवल करो और आने दो। फिफ्थ, आपने सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जाना। इमोशंस एक साइन हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हर थॉट और हर एक्शन के बारे में सोचो कि वो लाइन के ऊपर है या नीचे। लाइन के ऊपर से मतलब है कि उससे आपको फ़ायदा होगा, और लाइन के नीचे से मतलब है कि वो आपके दुख की वजह बन सकता है। सिक्स्थ, आपने अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने के बारे में जाना। आप क्या फील करते हो उसे नोट करते रहो ताकि आप खुश रहने के तरीके ढूंढ सको। हमेशा याद रखो कि आपके इमोशंस आपको डिफाइन नहीं करते। इमोशंस आते जाते रहते हैं। अच्छे इमोशंस आपको खुशी देने आते हैं, जबकि बुरे इमोशंस आपको कुछ सिखाने आते हैं। इसलिए आप दोनों को एक खुशहाल और भरपूर लाइफ जीने के लिए यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। आपको इस बुक समरी का कौन सा पॉइंट, कौन सी बात अच्छी लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। साथ ही ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमें एनकरेज करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।